Hello everyone. Welcome to the daily newspaper analysis for UPSC exams. आज मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आज के इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो ये जैसा मैंने कल बताया था, ये पेपर ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जिसमें एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए, और फिर एसएससी के वन लाइनर सवाल जैसे आते हैं, जिस बीच बीच में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ मैं उसको बता दूंगा, तो आप नोट करेंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 10 तारीख। तो हम आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शी जिनपिंग मीट्स अरब लीडर्स एट माइलस्टोन समिट। शी जिनपिंग, जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, वो गए हैं अरब की यात्रा पे। तो वहाँ पे कई सारे लीडरों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, जीसीसी में। ठीक है, जिसमें उन्होंने सऊदी अरेबिया से बात की है और कुछ और नेशन से बात की है जिसमें मिले थे। तो सऊदी अरेबिया के लीडर से उन्होंने मिलके अपने स्ट्रेटजिक रिलेशन अच्छे करने गए हैं, अपने जो भी रिश्ते हैं वो सुधार करने गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने गए हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया ने एक एमओयू साइन किया है हुआवे कंपनी के साथ, जो मोबाइल भी बनाती है, नेटवर्किंग भी है, तो मेगा सिटीज बनाने का। इसमें हाईटेक कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए एक एमओयू साइन किया है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए शामिल किया है। ठीक है, तो शी जिनपिंग अपने रिश्ते अरब अच्छे करने के लिए गए हैं गल्फ कंट्रीज में, जिसमें कई सारे देशों ने पार्टिसिपेट भी किया। ये 2 दिन से चल रहा था, तो कई देशों ने पार्टिसिपेट भी किया। तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले देशों में लेबनान, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, जो आगे लिस्ट है मैं दिखाऊंगा। उससे पहले एक बात और जो कि बहुत अहम है, जो सऊदी अरेबिया है, उसने सऊदी अरेबिया के सुल्तान जब मोहम्मद बिन जायद अल सलमान, उन्होंने वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट किया है। मीन्स उन्होंने चाइना को सपोर्ट किया है ऑन द इशू ऑफ चाइना एंड ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। इट्स अ बिग न्यूज इन द इंटरनेशनल, बिकॉज चाइना और ताइवान का जो इशू चल रहा है, वो चाइना क्लेम कर रहा है कि ताइवान मेरा है और मैं इसे लेकर रहूँगा, जैसे रशिया यूक्रेन को कह रहा है। तो इस हिसाब से सऊदी अरेबिया ने कह दिया है कि भैया ताइवान जो है वो चाइना का है। मतलब कि सऊदी अरेबिया चाइना के साथ पड़ गया है, सऊदी अरेबिया चाइना के साथ हो गया है। ठीक है, आगे हम कुछ जानकारी जानेंगे। और इस बारे में सऊदी अरेबिया के जो सलमान साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हिस्टोरिक न्यू फेज ऑफ रिलेशन, मतलब कि ये जो रिश्ता है, ये एक ऐतिहासिक रिश्ता हम लोग बनाने जा रहे हैं, और सऊदी अरेबिया चाइना इसको मिलके हम साझा करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इन देशों में जो कंट्री पार्टिसिपेट की थी, उनके कैपिटल हमने लिखा है
जो कि हाँ कुछ कुछ एग्जामों में पूछ लेता है, जैसे ग्रुप सी हो या ग्रुप डी हो। तो ये रहा कतर। कतर की कैपिटल दोहा, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी, बहरीन की कैपिटल मनामा, जॉर्डन की कैपिटल अम्मान, इजिप्ट की कायरो जहाँ पे G20 समिट हुआ था अभी, ठीक है, ये याद रहेगा। ट्यूनिशिया का ट्यूनिस, अल्जीरिया का अल्जियर्स, जिबूती, जिबूती सिटी, यहाँ पे जिबूती ने हमारा एक पोर्ट है, जिबूती में जो पोर्ट है वो है सोमालिया, मोगादिशु, मॉरिशनिया, नोवाकच, इराक, बगदाद, मोरक्को, रैबट, सूडान, खार्तूम, लेबनान, बेरूत, ठीक है। तो ये रही पहली खबर कि जिसमें ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है जिसमें जिनपिंग साहब चाइना अपना रिलेशन सही कर लिया है रशिया सॉरी सऊदी अरेबिया के साथ। और ये रही कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ये यहाँ पे गए हैं यहाँ पे। और इन सारी जो गल्फ कंट्रीज हैं जो कि रिच हैं ऑयल में, उसमें क्या किया है, इन्होंने अपने रिलेशन सही कर लिए हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगली खबर पे। हाँ, अगली खबर थोड़ी फिल्मी स्टाइल टाइप की है, जैसे हम कहें तो कि किसी ने किसको किडनैप किया और बदले में किसी को मांगा, जैसे गुंडे लोग करते हैं, तो वैसा ही है कुछ। तो देखते हैं इसमें क्या है आखिर कि ना वो रशिया कह रहा है कि हमने जीत लिया है, चाइना अमेरिका, इनफैक्ट ये टसल रशिया और चाइना के बीच की है। तो रशिया कह रहा है कि मैं एक स्टेप आगे हूँ, तो ये बीच यूएसए और रशिया की है जिनमें कभी बनती नहीं है। तो हुआ ये कि कुछ महीनों पहले, ठीक है, कुछ महीनों पहले ब्रिटनी ग्राइनर जो ये प्लेन से उतरती दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है ब्रिटनी ग्राइनर। ये एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं, 32 साल की हैं, और ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं, 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक में, ठीक है, ओलंपिक में 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक। और ये भाई साहब हैं विक्टर बाउट, विक्टर बाउट, ये यूएसए की हैं, ठीक है। और ये भाई साहब रसिया के फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर हैं फॉर्मर। और बाद में क्या हुआ कि इन्होंने लैंड बिजनेस अपना शुरू कर दिया। बिजनेस किस चीज़ का बिजनेस शुरू किया इन्होंने? आर्म्स का, ठीक है, यानी कि हथियार बेचने का इन्होंने बिजनेस शुरू किया इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। तो अब देखते हैं होता क्या। इन दोनों के ब्रीफ बैकग्राउंड जानते हैं कि ये दोनों का ब्रीफ बैकग्राउंड रहा। अब इन दोनों के बारे में जानते हैं कि आखिर ये डिस्कशन, ये प्रॉब्लम इशू हुआ कहाँ से। तो कुछ दिनों पहले, 10 महीने पहले, जब रशिया ने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया था, जब अटैक किया फरवरी मार्च में, तो ये जो विक्रम बाउट है, विक्रम बाउट इन्होंने हथियार भी बेचे थे, ठीक है, हथियार बहुत बेचते थे ये इंटरनेशनल मार्केट में। और उसके बाद ब्रिटनी ग्राइनर इनको डिटेंशन में रख लिया गया, रशिया डिटेंशन में। रशिया ने इनको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, रशिया ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनको 10 महीने तक जेल में रखा, ठीक है। तो हुआ ये कि इनको, ये जो रशिया के हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया यूएसए ने, ठीक है। तो जब यूएसए ने गिरफ्तार कर लिया तो फिर इन दोनों के बीच नेगोशिएशन हुई, इन रशिया और यूएस के बीच एक नेगोशिएशन हुई। बात चलती आ रही है 10 महीने की, भाई कि तुम इनको छोड़ दो, ये कह रहा है इनको छोड़ दे, ये कह रहा है इनको छोड़ दे। तो रशिया ने कहा कि ठीक है, हम छोड़ते हैं, पर एक शर्त पे, तुम भी उनको छोड़ दो। तो कल इनको छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये स्वैपिंग हुई, मतलब एक के बदले एक, तुम एक दो, हम एक देंगे। तो इन दोनों का सुलहनामा हो गया एक तरह से। हाँ, विक्रम बाउट के बारे में अगर कहा जाए तो विक्रम बाउट एक तरह के बिजनेसमैन है,
रशिया मीडिया की तरफ से, यानी कि रशिया की मीडिया कह रही है कि ये एक क्या है, बिजनेसमैन है जिनको गलत तरीके से यूएस ने बंद कर रखा है। वेयर एज यूएसए ये कह रहा है कि ये बिजनेसमैन नहीं है, ये आर्म्स के डीलिंग करते हैं, और जिसकी वजह से कोल्ड सिविल वॉर हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ठीक है, मिडिल ईस्ट में और साउथ अमेरिका में, इराक में, इनकी वजह से क्या हो रहा है, इनके फैलाए हथियार से ये हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रही है, ठीक है, इनकी वजह से। और इसके पीछे रसिया का बहुत बड़ा हाथ है, और रसिया हमारे दोस्तों के साथ, हमारे दोस्त जितने भी अलायंसेस हैं उनमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो बिजनेस, रशिया की नज़र में ये एक बिजनेसमैन है और यूएस की नज़र में एक कॉन्विक्ट है ये, ठीक है, जिनको 2011 में यूएस कोर्ट ने इनको सजा सुना दी थी 12 साल की, ठीक है। तो ये रही कहानी। चलते हैं अगली खबर पे। इंडिया एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। India abstains from vote on US-led resolution at UNSC to allow to sanction body। हुआ ये कि जैसे कि अभी हम जानते हैं, पिछले दिनों से, कुछ दिनों से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हमें अध्यक्षता मिली हुई है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हमें अध्यक्षता मिली हुई है, प्रेसिडेंसी मिली हुई है इंडिया को। तो प्रेसिडेंसी मिली हुई है इंडिया को। तो हुआ ये कि यूएस ने और आयरलैंड ने मिलके, यूएस और आयरलैंड ने मिलके एक प्रपोजल लाया जिससे ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की जाए उन एंटिटीज को जो कि यूएन ने सैंक्शन लगा दिए हैं। यूएन ने जिस एंटिटी पे सैंक्शन लगा दिए हैं उनको क्या प्रोवाइड किया जाए, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की जाए, यानी उनको हेल्प प्रोवाइड की जाए, खाने पीने की थोड़ी सी इकोनॉमिक हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया ने कहा कि नहीं, हम नहीं हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि जो यूएन सैंक्शनड एंटिटीज हैं उसमें कौन है, लश्कर ए तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है। जैश ए मोहम्मद जैसे एक ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो कि यूएन ने सैंक्शन लगा दिए हैं, तो इनको ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो इंडिया ऐसी कंट्री है, इंडिया was the only country which abstained from voting। मतलब कि कहा कि हम क्यों प्रोवाइड करें, जब इसको हम पैसा देंगे और ये पैसा देके और कहेगा कि हाँ भाई हम अपने ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए ले रहे हैं, हम अपने देखभाल के लिए ले रहे हैं, और ये फंडिंग करेगा और कश्मीर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिससे हमारे जवान मरेंगे, तो हम इसे पैसा क्यों दें, हम अपने जवानों को मारने के लिए हम इसे पैसा क्यों दें। दैट्स इट। ये इंडिया की ओर से था। तो बाकी ने सपोर्ट किया, इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये थी दूसरी खबर। काफ़ी इंटरनेशनल इशू चल रहे हैं आजकल, ठीक है, तो वही न्यूज़ है। हाँ, हम एक और इंटरनेशनल न्यूज़ आ गई। पीएम विल नॉट गो टू मॉस्को फॉर एनुअल मीट विद पुतिन। अभी क्या हुआ कि जैसे पुतिन साहब रशिया, यूक्रेन, इंडिया, जापान, चाइना, ऐसे सब चल रहा है। तो हमारे जो इंडिया और रशिया के बीच हमें पता ही है कि टाइज बहुत अच्छे हैं, रिलेशन बहुत ही अच्छा है। रशिया से हम ऑयल खरीदते हैं, नेचुरल गैस खरीदते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस लेते हैं एट डिस्काउंटेड प्राइस इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूएस सैंक्शन। यूएस ने इस पे रशिया के ऊपर कितने सारे सैंक्शन लगाए हैं कि तुम अपने तेल ना बेचो, फिर भी हम क्योंकि हमारा ये दोस्त है, रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इसकी वजह से हम इस पर खरीदते हैं। तो हमारी क्या होती थी कि हर साल एक मीटिंग होती थी जिसमें इंडिया के कोई बड़े मिनिस्टर या फिर पीएम और रशिया के जो मेन प्रेसिडेंट हैं उनके साथ में एक मीटिंग होती थी हर साल। तो एंड ऑफ द ईयर में होती थी दिसंबर में। तो वह कि इस साल भी होनी थी दिसंबर में होनी थी।
पर जैसे पिछले साल नहीं हुई कोविड की वजह से 2021 की नहीं हुई, ठीक है। लास्ट टाइम 2020 में हुई थी, ठीक है, फिर 2019 में हुई थी। तो इस बार की मीटिंग इन्होंने कैंसिल कर दी, तो मोदी साहब पुतिन से मिलने नहीं जाएंगे। और इसका मैसेज एक ये भी है कि हम नॉन अलाइन मूवमेंट का पालन करते हैं, मतलब कि हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम रशिया अगर जाता है, इंडिया के मोदी जी जाते हैं रशिया में, तो ये मैसेज जाएगा यूक्रेन के जो भी सपोर्टर्स हैं, तो वो कहेंगे कि यार मोदी जी ने, इंडिया ने उसको सपोर्ट कर दिया। तो इस वजह से देखते हुए भी, रशिया यूक्रेन का मामला चल रहा है, इस वजह से देखते हुए भी हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं। बहरहाल, पिछले सितंबर में जो मीटिंग हुई थी, समिट हुआ था, संघाई कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, हाँ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो मोदी जी ने कहा था कि ये एक वॉर का युग नहीं है, इट इज़ नॉट अ वॉर, इट इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, सितंबर में जो हुआ था, ठीक है। तो शायद इनको बुरा भी लगा था, पर खैर, हम अपने इमेज बनाने के लिए हम मना कर सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं, ये हमारा डिसीजन है, ये हमारा सॉवरेन इशू है, ठीक है। तो चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर देश से आई है, और खासकर उन लोगों के लिए जो भी चलाते हैं, जो भी कंपनियां हैं, जो भी ई कॉमर्स कंपनी है, सोशल मीडिया है। तो हुआ क्या, समझ प्रॉब्लम कहाँ से आई है, या फिर गवर्नमेंट क्या चाहती है? तो गवर्नमेंट ये चाहती है, जस्ट अ सेकेंड, गवर्नमेंट ये चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो आईटी एक्ट 2000 का है, जो आईटी एक्ट 2000 का है, जो आईटी एक्ट 2000 का है, उसे हम चेंज कर रहे हैं। क्यों उसे हम क्यों चेंज कर रहे हैं? कि प्लानिंग ये है, आईटी एक्ट हमारा जो 2000 में आया था, उसे हम चेंज कर रहे हैं डिजिटल इंडिया बिल में, डिजिटल इंडिया बिल, क्योंकि ये अब एक्ट पुराना हो गया है, ठीक है। इसमें प्रोविजन काफ़ी अच्छे हैं, पर हाँ, डिजिटल इंडिया बिल में सारी चीज़ होंगे, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, फिर सोशल मीडिया है, फिर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इनको जो इंटरमीडियरीज हैं, यानी कि इनके जो बिचौलिए हैं, ई कॉमर्स में क्या होता है कि कोई ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे ये अमेजॉन है, ठीक है, अमेजॉन है, और ये कोई प्रोडक्ट खरीद दुकान वाला है, ठीक है, ये कोई दुकान वाला है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये सामान यहाँ बेच रहा है, ठीक है, ये सामान यहाँ बेच रहा है, पर ये जब प्रोडक्ट यहाँ शो हो रहा है, तो यहाँ पे कोई ऐड दिख रही है, ठीक है, जो कि इनएप्रोप्रिएट भी हो सकती है, मतलब इस प्रोडक्ट से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो कहते हैं, फिर सरकार चाह रही है कि ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे ये जो डिस्प्ले हो रहा है, ऐड दिख रहे हैं, या फिर जो भी प्रमोशन स्पॉन्सरशिप जो भी दिख रही है, वो अमेजॉन ही प्रॉब्लम कर रहा है, यानी कि जो अमेजॉन ही जिम्मेदार है, पर अमेजॉन कह रहा है कि ये हमारा नहीं, ये थर्ड पार्टी है कोई, ठीक है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए, इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए डिजिटल इंडिया बिल लाया जा रहा है, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया में क्या होता है, सोशल मीडिया में जैसे एल्गोरिदम सेट कर दिया जाता है, जैसे अगर हम कोई रील्स देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम रील्स वीडियोस की देख रहे हैं, फूड की देख रहे हैं, ठीक है, तो जो भी हम स्वाइप करते जाएंगे तो सिर्फ फूड ही आएगा। तो यानी कि जो एल्गोरिदम है वो एआई पे बेस्ड है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होने के कारण जो भी हमें देख रहे हैं, वो देख ले रहा है कि हाँ, ये क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं,
उस हिसाब से वो हमें सजेशन देता है, रिकमेंडेशन देता है। तो ये फूड का हो गया। तो ऐसे ही एल्गोरिदम सेट किए जाते हैं जिससे हेट फैलता है, ठीक है, हेट फैलता है। और ये एल्गोरिदम एआई पे बेस्ड होता है, तो इसको चेंज भी कर दिया जाता है। यानी कि अगर सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया का हम एल्गोरिदम अगर चेंज कर देंगे तो जो हम चाहेंगे उसका हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मिसयूज भी कर सकते हैं। जैसे फेसबुक में होता है, जैसे फेसबुक ने अभी फेसबुक पे चार्ज लगाए थे डोनाल्ड ट्रम्प साहब कि जब इलेक्शन हुए थे कि फेसबुक ने बहुत सारे हेट फैलाए मेरे खिलाफ, मैं फेसबुक के ऊपर केस करता हूँ। ट्विटर ने हेट फैलाया तो ट्विटर ने क्या किया कि ट्विटर ने उनका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया परमानेंट के लिए। तो ये रीज़न है। और हाँ, इसमें एक वर्ड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्सिंग। जो डिजिटल इंडिया बिल है वो डॉक्सिंग को रोकेगा। डॉक्सिंग यानी क्या? डॉक्सिंग यानी कि हम बिना किसी से पूछे उसकी इंफॉर्मेशन हम ऑनलाइन लीक कर देते हैं, ठीक है, ऑनलाइन लीक कर देते हैं। जैसे आज के दौर में एक चला है, अ, किसी की मॉर्फस पिक्चर बना के लीक कर देना, ठीक है, बिना किसी उससे पूछे, वो चाहे प्राइवेट हो चाहे इंडिविजुअल हो या फिर कोई कंपनी हो, उसकी इमेज को खराब करने के लिए ये इंटरनेट पे डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डॉक्सिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये रहा। फिर अगली खबर की तरफ चलते हैं। हाँ, तो अगली खबर ये है कि काफ़ी इस पे भी बहस चल रही है, कुछ दिनों से अखबार में यही मिल रहा है, एनजेएसी, ठीक है। मैं यहाँ पे इस स्लाइड में बताता हूँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। किसी ने राज्यसभा में पेश किया है, नेशनल जुडिशियल कमीशन फिर से आया है, नेशनल राज्यसभा में नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल, इन शॉर्ट इसको बोल सकते हैं हम एनजेएसी। इनफैक्ट वही है, ठीक है। न्यूज अगर ये बिल है और ये बन जाएगा तो एक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सरकार कह रही है कि हम इसको बनाना चाहते हैं जिसमें हम जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनके अपॉइंटमेंट, उनके ट्रांसफ़र, या फिर हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है, उनके ट्रांसफ़र के लिए हम एक कमीशन बनाएंगे। तो इसमें हम कमीशन बनाएंगे और देखेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे, जिसमें एट द एंड एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ठीक है। तो ये जो एनजेएसी है ये जुडिशरी से रिलेटेड है, जिसको फॉर्म कर रहा है लेजिस्लेटिव बना रहा है और एग्जीक्यूट ये करेगा, ठीक है। तो जुडिशरी ने ये कहा है, इनफैक्ट कंसिडरेशन ये कई बार भी लाया है, कई बार आया है, जिसको 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने देखा था, कंसिडर किया था, 1998 में कंसिडर किया था, इनफैक्ट 2016 में इसको स्क्रैप कर दिया। तो जुडिशरी का कहना यह है कि जुडिशरी इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी एंड वी डोंट वांट एनी इंटरफेयर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव। हम अपने कामों में आपकी दखलंदाजी नहीं चाहते हैं। इसी वजह से ये जो कोलेजियम सिस्टम है, जो अपॉइंटमेंट चलता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या हाई कोर्ट के जजेस हो, उनको जो कोलेजियम सिस्टम है वही डिसाइड करता है कि कौन जुडिशरी में कौन जज बनेगा, किसका ट्रांसफ़र कहाँ होगा। इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करता है। तो इसको ऑटोनॉमी को रोकने के लिए क्या लेजिस्लेटिव चाह रहा है, लेजिस्लेटिव ये चाह रहा है कि हम कोई ऐसा कमीशन बना दें, कोई ऐसा कमीशन बना दें जिससे हम क्या करेंगे कि इसको रेगुलेट करेंगे कि कौन जज बनेगा, कौन सुप्रीम कोर्ट का बनेगा, कौन हाई कोर्ट का बनेगा, उनके ट्रांसफ़र, उनके क्या क्या सब कुछ देखेगा। पर ये भी देखते हैं, ऐसे बिल आया है, ये हमेशा आता रहता है, बीच बीच में आता रहता है, पर जुडिशरी एट द एंड कहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये आप जो भी प्रेम्बल है उसको आप
छेड़छाड़ कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये हवाला देते हुए ये एनजेएसी हमेशा स्क्रैप्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर ये है कि ये काफ़ी शॉर्ट खबर है, खबर तो कह सकते हैं, पर एक हाँ, मांडस साइक्लोन आया है। ठीक है, मांडस साइक्लोन आया है और ये इंडियन ओशन में आया है। इंडियन ओशन में आया है। ठीक है, इंडियन ओशन में आया है, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में आया है, आई एम सॉरी, बे ऑफ बंगाल में आया है। और बे ऑफ बंगाल में आने के कारण ये तमिलनाडु के में बारिश हुई है कल। ठीक है, तो मैंडस क्या है, एक साइक्लोन है। कहाँ आया था? बे ऑफ बंगाल में आया था। दैट्स इट। तो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।